ओके, सो नाउ ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या है, और देन प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है। वी हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर अर्लियर स्लाइड्स। वी हैव डिस्कस लायबिलिटी बेसिस पर भी कंपनी कितने प्रकार की होती है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड गारंटेड। The difference between one person company, private and public company also we have discussed. Next topic which we had started earlier and in the last class we discussed that topic was regarding share capital of a company. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आज मैं इसको रिपीट करके आगे बढ़ रहा हूं। शेयर कैपिटल means the capital of a company which is divided into unit of smaller denomination. छोटे छोटे डेनोमिनेशन में डिवाइड होती है। कैपिटल तो होती है करोड़्स में, एंड वो डिवाइडेड होती है 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के डेनोमिनेशन में। तो ऐसे इन डेनोमिनेशंस को, इन छोटे छोटे टुकड़ों को शेयर्स कहा जाता है। दैट इज वाई इन हिंदी इट इज कॉल्ड अंश। अंश मीन्स पार्ट, मीन्स शेयर। शेयर इज ए यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। ठीक है, शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं केवल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन 43B के अनुसार कैसे होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जिन पर दो प्रकार के स्पेशल राइट्स मिले होते हैं, इसीलिए इनको हिंदी में पूर्वाधिकार, पूर्व में अधिकार, एडवांस में राइट। जिन लोगों ने ये शेयर लिए होते हैं उनको एडवांस में राइट मिला होता है। कौन से राइट? दो राइट मिले होते हैं, एक राइट टू रिसीव डिविडेंड, दूसरा राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब ये जो शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स, ये चार प्रकार के विशेष रूप से होते हैं, लाइक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स या मे बी नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल का प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, which do not enjoy preferential right of receiving dividend or repayment of capital। ये शेयर्स जो हैं ये इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। ये भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल है, इट इज डिवाइडेड, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी is prepared in the form prescribed by the Companies Act 2013 in part 1 of Schedule 3। Schedule 3 के part 1 में जैसा कंपनी एक्ट 2013 कहता है उसके अनुसार कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है। उसके अंदर एक चीज मैं आपको आगे और बताऊंगा अभी, कि उसमें हम केवल मेन अमाउंट्स को ही दिखाते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशंस हम हर अकाउंट से जुड़े हुए जो मेन हेड है उससे जुड़ा हुआ एक अलग से नोट तैयार करते हैं जिसको कहा जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। सारी डिटेल्स हम उस नोट्स टू अकाउंट्स में बनाते हैं। नाउ कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट समझने जरूरी हैं, लाइक एथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, कोई सा भी शेयर हो, ध्यान दीजिएगा। एथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, नाउ एथोराइज्ड कैपिटल के अंदर आप देखेंगे एथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। एथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल मींस सच कैपिटल एज एथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम of the company to be the maximum amount of share capital of a company। यानी कि एथोराइज्ड कैपिटल वो, या जिसका एक और नाम है नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, ये कंपनी की वो कैपिटल होती है जो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कंपनी को राइट मिलता है, अधिकार मिलता है कि वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल हो सकती है। किसी कंपनी की एथोराइज्ड कैपिटल इफ 100 करोड़, तो वो कंपनी की एथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल इज 100 करोड़। वो कंपनी कभी भी 100 करोड़ से ज्यादा का
कैपिटल मार्केट में रेज नहीं कर सकती अनलेस अदरवाइज वो अपने मेमोरेंडम में चेंज ना करे, तब तक वो इससे ज्यादा का पैसा कंपनी से मार्केट से इशू नहीं कर सकती। एथोराइज कैपिटल की डेफिनेशन सेक्शन 2(8) ऑफ कंपनी एक्ट 2013 हमें इस प्रकार से देता है। दूसरी होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मींस सच कैपिटल as the company issues from time to time for subscription. सेक्शन 250 ऑफ कंपनी एक्ट कहता है कि इशूड कैपिटल मींस वो कैपिटल, या आप कह सकते हो एथोराइज कैपिटल का वो पार्ट विच कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसको कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को प्रेस्क्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए जो कंपनी इशू करती है, सेक्शन 250 ऑफ कंपनी एक्ट कहता है। तीसरी होती है सब्सक्राइब कैपिटल। जो एथोराइज थी सपोज 100 करोड़, उसमें से इशू करने की परमिशन हमने ली सपोज 50 करोड़, तो अब इशू करने की परमिशन 50 करोड़ की, उसमें से हम 50 करोड़ या 40 करोड़ हम लोगों को, आम लोगों को, या जिसको हमें इशू करना है, हम उसको सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर करते हैं। That is called subscribed capital, means such part of capital which is for the time being subscribed by the member of the company. यानी जो अमाउंट कंपनी के ओनर्स ने, शेयर होल्डर्स ने ले लिया, जो अमाउंट मींस जो शेयर्स कंपनी के शेयर होल्डर ने ले लिए, लाइक 50 करोड़ में से आपने 50 करोड़ की एप्लीकेशन मांगी और 40 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन दे दी आपको, एंड आपने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स आपकी सब्सक्राइब कैपिटल विल बी 40 करोड़ इन दैट केस। ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है फुल्ली पेड और एक होती है नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने सारा पैसा हमें दे दिया, कंपनी को दे दिया, वो फुल्ली पेड में हैं। और जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल 40 करोड़ में से 30 करोड़ ने सारा पैसा दे दिया आपको, तो वो आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड हो जाएगी। लेकिन जो बाकी के 10 करोड़ थे उन्होंने आपको 8 करोड़ ही दिया है पैसा, तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा। आपका 30 करोड़ फुल्ली पेड है और 8 करोड़ नॉट फुल्ली पेड है। वहां पर हम दिखाएंगे 10 करोड़ माइनस 2 करोड़ जो हमें मिला नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। यानी हमें, तो हमारी टोटल सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी 38 करोड़। ठीक है, आगे आएंगे इसके ऊपर। अभी हम दो और पॉइंट है यहां पर समझने के लिए, एक होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, दूसरा होता है पेड अप शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिए, हमने सब्सक्राइब किया 50 के लिए, 50 करोड़ की एप्लीकेशंस हमने मांगी, हमारे पास 40 करोड़ की आई हैं। अब उन 40 करोड़ से हमने कितना पैसा मांगा, क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम शेयर दो तरीके से इशू करते हैं, मैंने पिछली क्लास में शायद बताया भी था कि एक तो हम फुल पेमेंट, लमसम पेमेंट ले लेते हैं, और एक हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। तो कभी कभी हम इंस्टॉलमेंट में, लाइक हमने 3 इंस्टॉलमेंट में लिया, हमने 2 ही इंस्टॉलमेंट मांगी है, तीसरी अभी मांगी नहीं है, तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल वो 2 इंस्टॉलमेंट के बराबर होगी। अब उस 2 में से जिन लोगों ने 2 पेमेंट कर दिया उनके लिए पेड अप वो 2 हैं, जिन्होंने उसमें से एक ही पे किया है तो उसके लिए पेड अप वो हो जाएगी। तो हमारे लिए हमने कॉल किया, सपोज कीजिए 40 करोड़ एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें से उन पर हमने 30 करोड़ मांगा है, तो हमारी कॉल्ड अप 30 करोड़ है और उसमें से हमें 25 मिला, तो हमारी पेड अप 25 है, उसमें से जो पैसा हमें मिला। इसीलिए सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, ये वर्ड हमने यूज किए। लेट्स सी विद द डेफिनेशन गिवन बाय कंपनीज एक्ट। Called up capital means such part of the capital which has been called for payment, जो हमने कॉल करी है पेमेंट के लिए। Thus, it means the amount of nominal value of share which has been called for payment. 10 रुपए का शेयर तो हम ज्यादा में इशू कर रहे हैं, तो ज्यादा वाला अमाउंट नहीं की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम कर रहे हैं हमने जो उनसे मांगा नॉमिनल वैल्यू पर। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू एक ही बात है। ठीक है, तो उसमें से जो मांगा है वो कॉल्ड अप है, सेक्शन 215 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल मींस सच एग्रीगेट ऑफ मनी credited and paid up as is equivalent to the amount received as paid up in the respect of shares issued, जो हमने शेयर इशू किए हैं उसके मामले में जो हमें मिला है, and also including any amount credited as paid up in respect of share of a company. Thus
बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स। कोई एडवांस में मिल गया पैसा, वो पेड अप का पार्ट नहीं होगा। पेड अप का पार्ट केवल वो पैसा होगा जो शेयर्स के लिए ही हमने कॉल किया था और हमें मिला है। ठीक है, दिस इज सेक्शन 264 ऑफ कंपनी एक्ट कहता है। दो पॉइंट मैंने आपको शायद बीच में अभी रोके थे। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर्स का मतलब है कि हमने कॉल किया, वो पैसा अभी मिला नहीं है। कंपनी के लिए कॉल इन एरियर मींस द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, नॉट पे, दैट मींस नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स। हमें नहीं मिला इसका मतलब आपने नहीं दिया, आप मतलब शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो नॉट पेड बाय शेयर होल्डर और नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी। ठीक है, अगेंस्ट द अमाउंट कॉल टूवर्ड शेयर कैपिटल, जो हमने शेयर कैपिटल का मांगा था हमें नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। और इसको ऐसे शेयर्स को या इस कॉल इन एरियर अमाउंट को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड हेडिंग के अंदर दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, कॉल इन एडवांस, ये वो पैसा है जो मांगा नहीं था फिर भी मिल गया। लाइक हमने 2 कॉल मांगी थी, तीसरी कॉल अभी मांगी नहीं है, लेकिन आप में से कुछ ने ये सोचा कि भाई देनी तो है, पहले ही दे देते हैं, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एडवांस में ही पे कर दिया। तो ऐसी जो कॉल का पैसा है उसको हम कॉल इन एडवांस कहते हैं। एक कंपनी इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है तभी कॉल इन एडवांस ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट में रिसीव अमाउंट अगेंस्ट कॉल्स येट टू बी मेड, जो हमने करा नहीं है, मांगा नहीं है, वो पैसा भी हम ले सकते हैं। कब? जब आर्टिकल कहेगा। द अमाउंट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। लेकिन ये हमारी शेयर कैपिटल नहीं है, तो इसलिए हम इसको शेयर कैपिटल में नहीं दिखाएंगे। इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, अंडर मेन हेडिंग करंट लायबिलिटी एंड सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे मेन हेडिंग सब हेडिंग क्या है? ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर जरा समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक वर्ड है रिजर्व कैपिटल, एक है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व लगता है ऐसा है कि कान ऐसे नहीं पकड़े ऐसे पकड़ लिए, लगता है हमें ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। ठीक है, रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। जो एथोराइज कैपिटल थी हमारी 100 करोड़, तो उस 100 करोड़ का ये भाग है रिजर्व कैपिटल। जबकि कैपिटल रिजर्व हमारी कैपिटल प्रॉफिट का भाग है, कमाया हुआ है, लेकिन रिजर्व कैपिटल हमारी एथोराइज कैपिटल का पार्ट है। ध्यान दीजिए, रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी रिजॉल्व्स नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। मतलब रिजर्व कैपिटल हमारी 100 करोड़ थी, हमने उसमें से 5 करोड़ या 10 करोड़ रिजर्व कर दी। उस कैपिटल को हम जनरल लाइफ में बिजनेस की कॉल नहीं करेंगे, उस कैपिटल को हम जनरल लाइफ में आम लोगों को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उसको हम संभाल के रखेंगे। और अगर कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, कंपनी को बंद करना पड़ रहा है, तो उस समय पर उसको हम यूज कर सकते हैं, वाउंडिंग अप के टाइम पर। ठीक है, सच शेयर्स आर शोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। If a unlimited company converts itself into limited company, अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी अपने को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करती है तो उसको रिजर्व कैपिटल रखना कंपलसरी है। ठीक, अब कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व इज रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल, विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। मतलब ये हमें ओनर्स को बांटने के लिए नहीं है, बट हमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट से या कोई कैपिटल टाइप ऑफ गेन हमें मिला हुआ है, ये उसमें इस्तेमाल वो चीज है ये। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर। नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। दिस इज फॉर्मेट ऑफ ए कंपनीज बैलेंस शीट। एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे कंपनी की, अभी तक आप पार्टनरशिप में बनाते थे, जैसे बनाते थे ठीक था, बट यहां पर कंपनी की बैलेंस शीट हम शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार ही बनाते हैं। क्योंकि
कंपनी एक्ट ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि हमारा जो फॉर्मेट है वो वर्ल्ड लेवल पर सबके साथ मैच करे, हम अलग हों कोई दूसरे का अलग हो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तो इसलिए उन्होंने कहा यहां पर शेड्यूल 3 का पार्ट 1 में बैलेंस शीट आती है और पार्ट 2 में आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए उन्होंने क्या कहा कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है। उसके अंदर हम केवल मेन हेडिंग्स लिखते हैं यहां पर और मेन अमाउंट लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते बैलेंस शीट में। जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी, मैंने आपको भी बताया शेयर कैपिटल एथोराइज्ड भी होती है, इशूड भी होती है, सब्सक्राइब्ड भी होती है। वो सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो हमें कहाँ करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में करना है और उस नोट्स का नंबर यहां लिखना है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अनुसार हम पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, उसका टोटल करते हैं, उसके बाद एसेट्स लिखते हैं, उसका टोटल करते हैं, दोनों टोटल शुड बी इक्वल, ठीक है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, नोट नंबर है, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में पढ़ा था शुरू में 11th क्लास में कि कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए हमारे अकाउंट्स के अंदर। दिस इज टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ 2 ईयर्स, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। लाइक हम 31 मार्च 20 की बात कर रहे हैं तो 31 मार्च 19 का रिजल्ट यहां पर होगा, ठीक है। नाउ हम पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की बात करेंगे। हमारा मेन सबसे बड़ा हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी, केवल एक हेडिंग में, यानी ये जो साइड है दिस इज इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। उसके बाद ये हमारा जो फॉर्मेट है ये वर्टिकल फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। इसमें ऐसे चल रहा है ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल में बराबर बराबर चलता है। आपने जो बैलेंस शीट 11th में बनाई थी वो हॉरिजॉन्टल थी, एक साइड में एसेट एक साइड में लायबिलिटीज, बट नाउ हेयर पहले लायबिलिटीज हैं फिर एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटीज ये हमारा हेडिंग आ गया। अब मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड और इसका सब हेडिंग है, यानी हम जब कभी भी बैलेंस शीट कंपनी की बनाएंगे तो हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे ये पर्टिकुलर्स लिखने के बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी नंबर 1, ये यहां पर 1 वैसे लिखा है, ये इस तरीके से 1 लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, इसके 3 चीजें हैं इसके अंदर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या होगा मैं एक एक करके बताऊंगा अभी आपको। दूसरा पॉइंट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा पॉइंट नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट के अंदर लॉन्ग टर्म उधार ले रखा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सारी लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। यहां पर करंट लायबिलिटीज में सारी शॉर्ट टर्म की हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आपको इससे पहले वाले पेज पर कोई चीज बताई गई थी जिसको कहा गया था कि करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज में लिखना है। क्या बताया गया था? कॉल इन एडवांस को, ठीक है। यानी कॉल इन एडवांस को हमें कहां लिखना है? करंट लायबिलिटीज के अदर करंट लायबिलिटीज के कॉलम में, यहां पर, और यहां नहीं लिखेंगे, इसके नोट्स में लिखेंगे और नोट्स का टोटल लाकर यहां लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये सारी लायबिलिटी इतनी होंगी और कुछ नहीं होगा। आपकी किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर लायबिलिटी के मेन हेडिंग ये होगा और वो लायबिलिटी इसका पार्ट होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका एसेट्स। देखिए इसी में आगे नीचे चल रहा है, लायबिलिटीज का टोटल हो गया, उसके बाद एसेट्स आ गई। एसेट्स अपनी 2 प्रकार की होती है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट, करंट। नॉन करंट में पहला है फिक्स्ड, दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट। करंट में है करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक या इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट, ठीक है। ये अदर करंट कौन सी है? शॉर्ट टर्म वाली है। ये अदर करंट जो है ये लॉन्ग टर्म वाली, जिसको हमने नॉन करंट कहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब फिक्स एसेट्स के अंदर हमने 4 पॉइंट दिए हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स इन प्रोग्रेस। कभी कभी कहते हैं ना पेटेंट वगैरह हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करते समय अभी जैसे कोरोना वैक्सीन बन रही है कोरोना वायरस की, तो जो लोग इसको बना रहे हैं कंपनीज,
उनके लिए तो ये एक राइट है ना, पेटेंट राइट बना रहे हैं वो, और वो अभी उस पर खर्चा कर रहे हैं, जब बन जाएगा तब उसको रजिस्टर कराएंगे तब वो राइट बनेगा ना, बट उसकी डेवलपमेंट पे अभी तो खर्चा कर रहे हैं, वो इंटेंजिबल एसेट है, तो दैट इज इंटेंजिबल एसेट अंडर प्रोग्रेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो ये फॉर्मेट है हमारा बैलेंस शीट का। पहले एसेट्स आ गई, लायबिलिटीज आ गई, फिर एसेट्स आ गई, इसका टोटल हो गया, उसका टोटल हो गया था, बोथ शुड मैच, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर का करंट ईयर में। ठीक है, नाउ सी, जो हम शेयर्स की बात कर रहे थे अभी, शेयर्स को हम कैसे दिखाते हैं? जो चीज मैंने आपको पहले इससे 2 स्लाइड पहले बताई थी वही दोबारा से आ रही है। क्या? पर्टिकुलर का कॉलम बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, उसका पहला हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड एंड इट्स सब हेडिंग इज शेयर कैपिटल, और सारी शेयर कैपिटल हम इस सब हेडिंग में यहाँ नोट नंबर डालकर करंट ईयर की यहाँ लिखेंगे, पिछले साल की फिगर्स लेकर हम यहाँ लिखेंगे अगर हमारे पास होगी तो। ठीक है, शेड्यूल 3 of the company act prescribe that detail of item of balance sheet are to be given in the notes to accounts and note number be put against the item in the balance sheet। जैसे यहाँ नोट नंबर डाल दिया है, थोड़ा सा ऊंचा डाला है, ये इसके सामने पड़ना चाहिए, ये अमाउंट भी इसके सामने आना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्लियर? ये चीज जो यहां पर आपको बताई गई है, ये वाली, ये सेम आपने यहां देखी थी। ठीक है, क्लियर? इसके बाद नाउ सी नोट्स, इसका नोट्स कैसे बनता है? जो नोट्स टू अकाउंट है इसका मतलब शेयर कैपिटल, हमने वहां पर तो केवल एक कॉलम लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, और उसके आगे हमने शेयर कैपिटल के आगे अपना अमाउंट लिख देना है, और ये जो नोट बनाया हमने इसका, इस नोट टू अकाउंट है, इसका एक नंबर होगा, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 1, तो वहां पर 1 नंबर डालकर, और इसका जो ये वाला अमाउंट फाइनल अमाउंट आएगा वो वहां लिखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब ये फाइनल अकाउंट अमाउंट जो यहां पर है, इसको निकालने के लिए हमें ये सारी चीजें, इसमें से जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम लिखेंगे क्वेश्चन में, अदरवाइज कंपनी की बैलेंस शीट में ये सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। कौन कौन सी, एक एक करके देखेंगे। शेयर कैपिटल का नोट है ये, इसलिए पहले नाम आ गया। अब एथोराइज कैपिटल, अब 2 प्रकार के हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो दोनों का नाम लिखेंगे, एक है तो एक का लिखेंगे। हमारी टोटल एथोराइज कैपिटल फॉर एग्जांपल इज 100 करोड़, तो इनका सबका डिटेल लिखा, ठीक है, पेन चला दूंगा तो आगे बढ़ जाता है। इसका डिटेल लिखा यहां पर दोनों का, और ये टोटल हो गया, और टोटल के बाद मैंने डबल लाइन खींची, इट मींस इस टोटल को नीचे यूज नहीं किया जा रहा है, दिस इज ओनली टू शो, क्योंकि इसका कोई इशू तो करी नहीं है हमने सारी, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है एथोराइज कैपिटल। ओके, देन इशूड कैपिटल, जैसे मैंने आपको कहा से फॉर एग्जांपल 50 करोड़, तो उसमें से सपोज 30 करोड़ के ये हैं, 20 के ये हैं, तो इसकी डिटेल लिखी, इसका टोटल कर दिया, दिस इज इशूड कैपिटल। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब की थी मैंने 50 या सब्सक्राइब की 40 करोड़, तो उसमें से सपोज इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हैं, और उस 40 में से 20 मेरे ऐसे थे जिन्होंने सारा पैसा मुझे दे दिया, तो दे विल बी अंडर दिस हेडिंग सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया वो आएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। अब इसमें से मैंने लिखा इक्विटी शेयर्स ये, अब इसमें से जिन्होंने पैसा जितना नहीं आया वो मेरा कॉल इन एरियर में है, एंड उस कॉल इन एरियर को मैंने यहां माइनस कर दिया। 10 रुपए का शेयर है, मैंने 10 रुपए से लिखा यहां पर, बट जो अमाउंट नहीं आया उसको माइनस कर दिया। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स पर जो टोटल अमाउंट था वो लिखकर जो नहीं आया माइनस कर दिया। और कभी कभी हम शेयर्स को जब्त कर लेते हैं, वो आगे आप समझेंगे क्या होता है, तो उस पर जो हमें पैसा बचा हुआ है हमारे पास आया हुआ है जब्त किए हुए शेयर का, दैट इज कॉल्ड फोरफिटेड शेयर्स, वो अमाउंट यहां पर नॉट फुली पेड में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एंड इन दैट वे इसका जो टोटल आता है वो यहां आता है, एंड दैट इज द अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल। ये वो अमाउंट है जिसको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शो किया जाता है। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क, देन आई विल मूव फॉरवर्ड।
If you have anything to ask, please ask.